ज्ञान ज्योति के इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी ने इससे पहले के जो वीडियो थे इनमें हमने देखा कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, तत्व का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक हुआ, क्या कारण रहा कि हमें तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। सबसे पहले तत्व का वर्गीकरण उसको सही व्यवस्थित किस वैज्ञानिक ने किया, यानी कि हम बेसिक चीज पहले देख चुके हैं। हम आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक को लेकर कि तत्वों का वर्गीकरण में अहम भूमिकाएं जो किसने निभाई। तो बात आती है मेंडलीफ की। जब मेंडलीफ एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जब आधुनिक इन सभी तत्वों के बारे में सोचा, जब डोबेरेनर का त्रिक नियम के बारे में, डाल्टन का अस्टर नियम, ये जितने भी नियम थे इनके बारे में इन्होंने जब सोचा तो इन्होंने देखा कि हमें इन सारे तत्वों को एक जगह व्यवस्थित करना चाहिए उनके गुणों के आधार पर। तो उन्होंने क्या किया कि एक सारणी बने, जिसे आज आप रसायन विज्ञान में पीरियोडिक टेबल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो मैं आज आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। आपको कहीं और जगह इसकी इतनी जानकारी नहीं मिलेगी। हालांकि इस वीडियो से आप जुड़े रहें, एंड तक इसको देखें, आपको काफी कुछ चीजें मिलेगी यहाँ पर। और इफ अगर आपने यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी प्लीज आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें और सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं लेकिन किसी कारण किसी बच्चे तक नहीं पहुंच पाती है। तो आप अधिक से अधिक उसको शेयर करें। धन्यवाद। टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक अपना जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि किस प्रकार उन्हें एक नीड हुई, क्या जरूरत थी कि हमने तत्वों का वर्गीकरण किया। तो देखिए, सिंपल सी बात है। देखो, मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ। मैं पहले बता चुका था कि जब अनेक लोग एक ही जैसे हो जाते हैं और हम उन्हें पता नहीं कर सकते हैं कि इनको किन नामों से बुलाया जाए या इन्हें कैसे समझा जाए, तो उन्हें अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता है, रखा जाता है, उनका नाम रखा जाता है। उन्हें ये समझा जाता है कि ये व्यक्ति इस वजह से हैं, ये उस जात की वजह से हम उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं। क्या अगर सभी लोग एक जैसे होते और एक ही समान होते तो क्या हम उनको देखकर पता लगा सकते थे क्या कि ये व्यक्ति कौन है, ये कौन है? नहीं। तो उसी प्रकार से तत्व भी क्या हो चुके थे। 1865 से आगे आते आते हमारे पास काफी कुछ तत्व बढ़ गए। जब यहां पर आधुनिक आवर्त सारणी दी गई तब तकरीबन 100 से भी अधिक तत्व थे। 100 से भी अधिक तत्व थे। और जब इन तत्वों के बारे में डिसाइड हुआ तब उन्हें मेंडलीफ ने जो पहला नियम दिया वो कहा कि जो तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यदि इसका मीन क्या है, यदि उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया जाए तो हम ये देखते हैं कि वो परमाणु क्रमांक के आधार पर सुटेबल हो जाते हैं। लेकिन हालांकि इससे पहले वाले एक नियम पर फोकस करें तो पहला वाला नियम था एक सारणी और दी गई थी। एक सारणी दी गई थी जिसमें बताया गया था कि तत्व उसके भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि भाई इसका 2 किलो वजन है तो उसको पहले, फिर उसका 3 है तो उसके बाद उसके 4, ऐसे उसको व्यवस्थित करने का विचार रखा। लेकिन यह पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। यह विफल होने के बाद मेंडलीफ ने कहा कि तत्वों के जो परमाणु और रासायनिक गुणधर्मों को मद्देनजर रखते हुए अगर देखें तो उनके जो भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो अगर वो समान है तो वो क्या होते हैं कि उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। फिर क्या बनाए गए, एक 4 बेसिक में फंडे बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में कैसे। तो आप फोकस करें यहां पर। उन्होंने एक चीज से समझाऊं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। एक ये बहुत बड़ा क्या था, मोहल्ला था।
यहाँ पर क्या थे, लोग अलग अलग बिखरे हुए थे, कोई यहाँ रह रहा था, कोई यहाँ रह रहा था, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई निश्चित जगह नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, 4 कॉलोनी बने, जिस कॉलोनी का नाम था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 कॉलोनी बनाई उस पूरे मोहल्ले में। एक बहुत बड़ा सिटी कह लो या कुछ भी कह लो, एक बहुत बड़ा था जहां पर लोग अस्त व्यस्त रह रहे थे, उन्हें कोई रहने का ठिकाना नहीं था। उन्होंने क्या किया, 4 अलग अलग कॉलोनी बनी जिसका नाम दिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हालांकि यह एक एग्जाम्पल है, कॉलोनी का नाम आपको याद रखना है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या थे आखिर में। अब देखिए अपन आगे बढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक को इसमें इन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांटा। पहला था क्षारीय धातु, दूसरा था क्षारीय मृदा धातु। यहां पर बात आती है हाइड्रोजन हेलिना की रब से फरियाद। यहां देखिए ये कुछ तत्व थे, हाइड्रोजन, लिथियम। तो हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक की। मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड रफ करके यहाँ पर वापस से लिख रहा हूँ कि देखिए, एक बार मैं आपको छोटा सा स्टेप से समझाऊं। इन्होंने क्या किया था, ऐसे और इस तरह से आवर्त सारणी चलती है आपकी ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इस तरह से चलती है। वो अप से डाउन में नहीं जाती है, ये राइट लेफ्ट इस तरह से जाती है। तो देखिए होता क्या है, अपन याद आपको ऐसे करोगे तो आपको 100 से भी अधिक तत्व याद करने पड़ेंगे, तो वहां पर तत्वों का नॉलेज होना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे याद करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने 4 कॉलोनी में वैसे भी कन्वर्ट कर चुके थे वो। तो कॉलोनी क्या थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखिए आज अपन चर्चा करेंगे एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व थे, तो वहां पर भी आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर अपन बात करेंगे पी ब्लॉक की, फिर डी ब्लॉक की, फिर एफ ब्लॉक की, कि भाई उन्हें उसमें क्यों रखा, एस को इसमें क्यों रखा। तो देखिए अब बात करेंगे एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक जो था 2 पार्ट में डिवाइडेबल था। एस ब्लॉक के अंदर जो तत्व थे वो थे हाइड्रोजन बाहर था, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हेलिना की रब से फरियाद। इफ इसको याद कैसे रखेंगे, एस यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको याद रखना है हेलिना की रब से फरियाद। दूसरा जो है वो है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। ठीक है, इसको अपन ऐसे याद रखेंगे। तो ये हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम। ठीक है, तो इस तरह से ये तत्व हो गए। अब बात क्या है, इनको पहले तत्व में एस ब्लॉक में क्यों रखा। तो यहां पर जो अपन बात करेंगे वो ये है, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको धातु। यहाँ पर जो धातु है वो क्या है, सारी धातु है। अब यहाँ पर मैं आपके 2 ऑप्शन लेके समझा दूंगा जो सारे सिमिलरिटी हैं। यहां से इसके बाह्यतम कोश में जाओ तो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके बाह्यतम कोश में जाओ तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये क्या चीज है जो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम भी हो गया। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में चले जाओ 1 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। इसमें किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में चले जाओ 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यानी कि इस ग्रुप में आने वाले सभी तत्व एक जैसे ही थे, यानी कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम थी। देन इसके बाह्यतम कोश में भी उपस्थित संख्या क्या थी, सेम थी। ठीक है, अब देखिए यहां से सोडियम की बात करेंगे। सोडियम के परमाणु क्रमांक होते हैं 11। कितने होते हैं, 11। तो 11 आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखा जाता है, पहले S 1s2 2s2 2p 6 3s1। देखिए ये आपका पहला कोश हो गया, ये आपका दूसरा कोश हो गया, ये आपका तीसरा। तो अंतिम कोश में कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया था। यानी कि इसके
अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, इसके सभी तत्वों में एक। उसी प्रकार मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम आता है 12 पर। मैंने कहा था आवर्त सारणी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा, पोटेशियम के बाद क्या आएगा, क्रोमियम आएगा। तो वो सारी जो चीजें हैं वो इसके बाद ये आ रहा है, यानी कि अगर इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका कितना होगा 12, इसमें अपना 8 जोड़ लो, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 20। सॉरी यहाँ क्रोमियम नहीं आता है, कैल्शियम आता है, Ca आता है, सॉरी ठीक है। पोटेशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम आता है। तो यहाँ पर इसका 20 होगा, तो इसके जस्ट आगे इसके बाद में कोष में कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसके बाद में कोष में कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो वहां पर भी आप इजीली समझ लोगे। अब यूं नहीं है कि भाई इसके अंदर 1 है तो इसके अंदर 2 होगी, इस तरह से नहीं, इसीलिए इनको क्या किया गया, ग्रुप में डिवाइड किया गया। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत तत्वों की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब अपन एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और उनके साथ सामान्य तो पढ़ लेंगे। उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि ये जो टॉपिक है कि एस ब्लॉक के अंदर आने वाले तत्व किस प्रकार से इंपोर्टेंट है वो चीज, एंड उसके बाद अपन बात करेंगे कि पी ब्लॉक में आने वाले तत्व। बहुत ही इजी टॉपिक है, जुड़े रहिए। धन्यवाद।